अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 8 साइकेट्री का फ्रॉम BNB नोट्स। द टॉपिक इज़ एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स में आपके साथ ट्राईसाइक्लिक्स आते हैं, MAO इनहिबिटर्स, SSRIs, SNRIs और अदर्स। अभी इसको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि मेजर आपके साथ ट्राईसाइक्लिक्स आते हैं, माओ इनहिबिटर्स आते हैं, SSRIs, SNRIs और भी अदर आते हैं। फिर एंटी डिप्रेसेंट्स, डिप्रेशन क्या होती है आपने ये समझना है। ये आपके साथ एसोसिएटेड होता है विद डिक्रीज सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन कम हो जाता है, डोपामीन कम हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि डिप्रेशन में सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन और डोपामीन कम हो जाएगा एंड इट विल लीड टू इम्प्रूव सिम्टम्स विद इंक्रीज CNS लेवल्स। अगर इसके लेवल्स आप CNS में ज़्यादा कर देते हो तो ये इस डिप्रेशन में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो मोस्ट एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करते हैं कि इन तीन चीज़ों के लेवल्स को ये वापस इंक्रीज़ कर देते हैं, तो दे हेल्प टू ट्रीट डिप्रेशन। इसके अलावा देर आर डिफरेंट वेज टू इंक्रीज़ द लेवल्स। आप क्या करते हो, रीअपटेक को ब्लॉक कर देते हो, तो जिसकी वजह से हायर लेवल्स आपको साइनेप्स में मिल जाते हैं, या आप इसके ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर देते हो। तो ये दो मैकेनिज़म्स हैं जिसकी वजह से आप इन तीन चीज़ों को वापस इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। प्री साइनेप्टिक से आपके साथ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके साथ जाता है इनटू द साइनेप्टिक स्पेस, वहाँ पे इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है या रीअपटेक होता है। तो आपको मैंने क्या कहा कि आपने आइदर रीअपटेक को ब्लॉक करना है, ठीक है, और आइदर आपने इसके ब्रेक डाउन को इनहिबिट करना है। इस स्टेप को आइदर ब्लॉक करना है या इस स्टेप को ब्लॉक करोगे तो, या इन दोनों को ब्लॉक करोगे तो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल जो साइनेप्टिक स्पेस है उसमें आपको ज़्यादा नज़र आएगी। डिप्रेशन में मोनोअमीन्स होते हैं जिसमें सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामीन, डोपामीन आते हैं। मोस्ट ड्रग अफेक्ट्स मोर देन वन मोनोअमीन। जो मोस्ट ड्रग्स हैं वो आपके साथ अफेक्ट करते हैं एक से ज़्यादा मोनोअमीन्स को। एंटी हिस्टामीन अफेक्ट्स आपको नज़र आएंगे जिसमें सेडेशन, ड्राई माउथ आता है। नॉरएपिनेफ्रिन ब्लॉकेज आपको नज़र आएगी, इसमें आपको हाइपोटेंशन नज़र आएगी ड्यू टू अल्फ़ा 1। अच्छा, मस्करीनिक ब्लॉकेज कॉजेज टैकीकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन। अच्छा, ये आप याद रखो कि डिप्रेशन में मोनोअमीन्स में सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामीन, डोपामीन आते हैं। ये मोर देन वन मोनोअमीन को अफेक्ट करते हैं। एंटी हिस्टामीन अफेक्ट्स में सेडेशन, ड्राई माउथ आता है। नॉरएपिनेफ्रिन की ब्लॉकेज करेंगे तो इट विल कॉज हाइपोटेंशन, अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करते हैं। अगर मस्करीनिक ब्लॉकेज करेंगे तो इट विल कॉज टैकीकार्डिया और यूरिनरी रिटेंशन। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओल्डर एंटी डिप्रेसेंट है जो 1970s में यूज़ होता था। ये क्या करता था कि इट यूज़ टू ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को ब्लॉक कर देता था। एंड इट वाज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हिस्टामीन, एंटी मस्करीनिक, जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता था और इसके मैनी साइड इफ़ेक्ट्स थे। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आपके साथ एंटी हिस्टामीन आता है विच कॉजेज सेडेशन, वेट गेन, कन्फ्यूजन स्पेशली एल्डरली में। एंटी कोलिनर्जिक मस्करीनिक अफेक्ट था इसका विच कॉज ब्लरी विजन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन। अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करता था जिसकी वजह से इट यूज टू कॉज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। फिर आपके साथ आता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जिसमें टर्शरी अमाइंस आते हैं। तीन तीन नाइट्रोजन अटैचमेंट आपको उसमें मिलेगी, ठीक है, टर्शरी अमाइन। और उसके अलावा जो है इसमें एमीट्रिप्टलीन आता है, क्लोमिप्रमीन आता है, डॉक्सिपिन आता है, एमिप्रमीन, ट्राइमिप्रमीन। ये सारी चीज़ें आपके साथ टर्शरी अमाइंस में आते हैं विच आर 3 नाइट्रोजन अटैचमेंट कंपाउंड। मोर सिडेटिंग होते हैं, इनके एंटी हिस्टामीन इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे। सेकेंडरी अमाइंस में 2 नाइट्रोजन अटैचमेंट्स आपको मिलेंगी जिसमें डेसिप्रमीन आता है, नॉरट्रिप्टिलीन आता है, प्रोट्रिप्टिलीन आता है। तो ये सेकेंडरी अमाइंस हैं
मोर एक्टिवेटिंग है, नॉर एपिनेफ्रिन इफेक्ट को मोर एक्टिवेट करवाते हैं। फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज, दीज ओवरडोज में इट इज़ पोटेंशियली फेटल, डेथ कॉज करवा सकता है, सीजर्स एंड कॉमा आपको मिलेगी। TCA एंटागोनाइजेज गाबा रिसेप्टर्स, ये TCA जो है गाबा रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करते हैं, उसको एंटागोनाइज करते हैं। एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी आपको मिलेगी, इन विच यू विल फाइंड हाइपरथर्मिया विच इज़ लॉस ऑफ स्वेटिंग, स्किन फ्लशिंग आपको मिलेगी, डायलेटेड प्यूपल्स मिलेंगे, इलियस और यूरिनरी रिटेंशन आपको मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कॉजेज हाइपोटेंशन which causes alpha blockage, major cause of death होगा, और prolongation of QT interval आपको मिलेगी which leads to arrhythmia। ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का ओवरडोज जो है, मॉनिटर ECG फॉर इंक्रीज्ड QRS इंटरवल, आपने ECG को मॉनिटर करना है, उसमें आपको इंक्रीज QRS इंटरवल मिलेगा। मोस्ट प्रोमिनेंट मैनिफेस्टेशन है टॉक्सिसिटी का, TCA ब्लॉक करता है कार्डियक सोडियम चैनल्स को, और ट्रीटमेंट में आपने सोडियम बाइकार्बोनेट देना है। एक्स्ट्रा सोडियम ओवरकम्स TCA सोडियम चैनल ब्लॉकेज and also increases pH favors inactive form of the drug। तो मॉनिटर करो इंक्रीज QRS को, जो मोस्ट प्रोमिनेंट मैनिफेस्टेशन है, और ये TCA आपके साथ कार्डियक सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, तो इसकी वजह से आपने सोडियम बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट में देना होगा। फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पेशेंट्स में आपको नज़र आएगा ड्यू टू द ड्रग दैट इज़ क्लोमिप्रामीन। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करवा सकता है एमिट्रिप्टिलिन और डेसिप्रामीन की वजह से। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। क्लोमिप्रामीन OCD कॉज करवाएगा, एमिट्रिप्टिलिन डेसिप्रामीन जो है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करवाते हैं। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्रॉनिक पेन जो है, एमिट्रिप्टिलिन, डॉक्सिपिन, इमिप्रामीन, नॉरट्रिप्टिलिन और डेसिप्रामीन की वजह से क्रॉनिक पेन होता है। प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन हेडेक्स के लिए आप एमिट्रिप्टिलिन यूज़ कर सकते हो। बेड वेटिंग जिसे एन्यूरेसिस कहते हैं, नॉट फर्स्ट लाइन थेरेपी, डेस्मोप्रेसिन, एमिप्रामीन, एमिट्रिप्टिलिन और डेसिप्रामीन आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और इंसोम्निया के लिए आप डॉक्सिपिन यूज़ कर सकते हो। माओ इनहिबिटर्स जो है इनहिबिट करते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज को, तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है इसको इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से इट लीड्स टू डिक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ मोनोअमीन। तो मोनोअमीन आपके साथ ब्रेक डाउन नहीं होगा। मोनोअमीन्स में सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन आते हैं, तो इनकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। इसमें आपको दो टाइप ऑफ माओ इनहिबिटर्स मिलते हैं, एक को हम ए कहते हैं, दूसरे को बी। माओ ए, माओ बी। माओ ए में डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन आता है, और माओ बी में आपके साथ सिर्फ डोपामीन आता है। तो नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, दीज आर माओ इनहिबिटर्स। फिर इसके बाद माओ इनहिबिटर्स में नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर्स आपको मिलते हैं, जिसमें आपके साथ ट्रेनाइल साइप्रोमीन आता है, फेनिलजीन आता है, आइसो कार्बोक्साजिड, ये चीज़ें आपको नज़र आएगी। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। ट्रेनाइल, साइप्रोमीन, फेनिलजीन, आइसो कार्बोक्साजिड, ये चीज़ें आपको नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर्स में मिल सकती है। माओ बी सेलेक्टिव में आपको सेलेजिलिन मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है टू रिमेंबर कि सेलेजिलिन इज़ MAO बी सेलेक्टिव इनहिबिटर, पर रेयरली यूज्ड इन मॉडर्न एरा में हम रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं माओ इनहिबिटर्स को। और जो सेलेजिलिन है ये सेलेक्टिव माओ बी इनहिबिटर है, इसको आप पार्किंसंस में यूज़ कर सकते हो। फिर आपके साथ सेरोटोनिन सिंड्रोम, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि इसमें आपको क्लासिकल ट्रायड मिलेगा, मेंटल स्टेटस चेंजेस, ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी, न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्टिविटी। 3 A's आपको मिलते हैं, एजिटेशन, ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी, न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्टिविटी। मेंटल स्टेटस चेंजेस में एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, डिसोरिएंटेशन होगी।
ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी में डायफोरेसिस, टेकिकार्डिया, हाइपरथर्मिया मिलेगी। और न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्टिविटी में यू विल गेट ट्रेमर्स, क्लोनस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, बायलैटरल बेबिंस्की साइन। ट्रीटमेंट में हम साइप्रोहेपेटाडीन देते हैं विच इज़ अ 5-HT एंटागोनिस्ट। तो ये हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज्ड बाय माओ इनहिबिटर प्लस अनदर सेरोटोनिन ड्रग। ये एनी ड्रग जो आपके साथ सेरोटोनिन एक्टिविटी इंक्रीज़ करता है, जिसमें SSRI, माओ इनहिबिटर, SNRIs, TCAs आते हैं, MDMA, एक्सटेसी आता है, ऑनडेनसेट्रोन 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो नोजिया के लिए यूज़ होता है, ट्रोमाडोल विच इज़ अ पेन किलर वीक ओपियोइड है, 5-HT रीअपटेक को इनहिबिट करता है, मेपेरिडीन जो कि ओपियोइड है 5-HT रीअपटेक को इनहिबिट करता है, ट्रिप्टैन जो हम यूज़ करते हैं माइग्रेन्स में, इट इज़ अ 5-HT एगोनिस्ट। ये सारे ड्रग्स सेरोटोनिन एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं और इट कैन कॉज सेरोटोनिन सिंड्रोम। लिंजोलिड है जिसके लिए डोज एडजस्टमेंट, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी डोज एडजस्टमेंट, ये याद रखो। दिस इज़ एन एंटीबायोटिक और वीक माओ इनहिबिटर एक्टिविटी है इसकी। डेक्स्ट्रोमेटोरफान जो है ये कफ सप्रेसेंट है, वीक SSRI है, इट कैन ऑल्सो कॉज सेरोटोनिन सिंड्रोम। और सेंट जोन्स वॉर्ट जो हर्बल सप्लीमेंट है ये 5-HT एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। 2 वीक वॉश आउट करते हो, स्टॉपिंग और स्टार्टिंग के बाद आप 2 वीक्स वॉश आउट करते हो। तो कौन से ड्रग्स हैं जो सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज करवाएंगे? SSRI, माओ इनहिबिटर्स, SNRI, TCAs, MDMA, ऑनडेनसेट्रोन, ट्रेमाडोल, मेपेरिडीन, ट्रिप्टैन्स, लिंजोलिड, डेक्स्ट्रोमेटोरफान और सेंट जोन्स वॉर्ट जो हर्बल सप्लीमेंट है। फिर आपके साथ आता है टायरामीन। टायरामीन नेचुरली ऑकरिंग मोनोअमीन है, सिम्पैथोमिमेटिक है, ये आपके साथ सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कॉज करवाएगा। ये मेटाबोलाइज होता है GI ट्रैक में और पेशेंट ऑन MAOI इनहिबिटर में टायरामीन इन द ब्लड आपको नज़र आएगा और इसमें इट कैन लीड टू हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये इम्पॉर्टेंट इफेक्ट आपको इसमें मिलता है जिसे हम चीज़ इफेक्ट कहते हैं। ये चीज़ रेड वाइन सम मीट्स में आपको ये मिलेगा, ये चीज़ इफेक्ट आपके साथ टायरामीन के साथ मिलेगा। फिर आपके साथ है SSRIs विच इनहिबिट 5-HT रीअपटेक बाय न्यूरॉन्स एंड इट लीड्स टू इंक्रीज 5-HT लेवल्स इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। 5-HT रीअपटेक को इनहिबिट करता है तो उसकी वजह से 5-HT लेवल साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इंक्रीज़ हो जाते हैं एंड इट टेक्स 4 to 8 वीक्स कि आपके पास इसका इफ़ेक्ट आ जाए। ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, गैड, पैनिक डिसऑर्डर, OCD, बुलिमिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, PTSD, इन सारों में आप SSRIs को यूज़ कर सकते हो। डिप्रेशन में जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बुलिमिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। और SSRIs में आपके साथ फ्लॉक्सिटीन आता है, फ्लॉक्समीन आएगा, फ्लूओक्समीन, पैरोक्सिटीन आता है, सर्ट्रलिन आता है, सिटेलोप्राम, ये सारी चीज़ें आपके साथ आते हैं SSRIs में, ठीक है। 5-HT रीअपटेक को इनहिबिट करेगा, 4 to 8 वीक्स में अफेक्ट कॉज करवाएगा और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है। इन डिसऑर्डर्स में SSRIs में आपके साथ फ्लॉक्सिटीन, फ्लूओक्समीन, पैरोक्सिटीन, सर्ट्रलिन, सिटेलोप्राम, ये चीज़ें SSRIs में आती हैं। SSRIs का कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है? सेक्सुअल डिसफंक्शन कॉज करवाएगा विच इंक्रीज सेरोटोनिन इफेक्ट्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, लिबिडो को डिक्रीज़ करता है बाय 54%, आपके साथ एनऑर्गेज़मिया कॉज करवाता है, डिफ़िकल्टी अचीविंग ऑर्गेनिज्म 36% केसेस में, और एरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज करवाता है इन मेल विच इज़ 37%। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन मेनली आपने याद रखना है। SSRI जो है GI अपसेट कॉज करवाता है, GI सेरोटोनिन अफेक्ट्स नोजिया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ड्राउजीनेस, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। वेट गेन मिलेगा, SIADH हाइपोनेट्रीमिया आपको मिलेगी
और QT प्रोलोंगेशन आपको मिलती है। SIADH हाइपोनेट्रीमिया QT प्रोलोंगेशन रेयर केसेस में आपको मिलेगी। फिर इसके बाद SNRIs आते हैं। SNRI में वेनलाफेक्सिन आता है, डेसवेनलाफेक्सिन, डोलॉक्सिटीन, लिवोमिलन, लिवोमिलनासिप्रेन, ठीक है, और मिलनासिप्रेन, ये सारी चीज़ें आपके साथ SNRIs में आते हैं। वेनलाफेक्सिन आपको ये याद होने चाहिए कि SSRIs कौन से हैं, SNRIs कौन से हैं। वेनलाफेक्सिन, डेसवेनलाफेक्सिन आ गया, डुलॉक्सिटीन आ गया, ये SNRIs हैं। लीवो मिलनासिप्रेन और मिलनासिप्रेन, ये चीज़ें आपके साथ SNRIs में आती हैं। वो इनहिबिट करते हैं 5-HT और नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को बाय न्यूरॉन्स। 4 to 8 वीक्स में इसका इफेक्ट आता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में यूज़ होता है, डिप्रेशन, जनरलाइज्ड डिसऑर्डर्स में, सोशल एंजाइटी, पैनिक, PTSD, OCD, जो इस SSRIs भी इन डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है और इस डिसऑर्डर्स में हम SNRIs भी देते हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि फाइब्रोमाइल्जिया के लिए स्पेसिफिकली हम SNRI देते हैं, विच इज़ डुलॉक्सिटीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। डायबिटिक न्यूरोपैथी में हम वेनलाफेक्सिन देते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। SNRI ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, इसके नॉरएपिनेफ्रिन की तरह इफ़ेक्ट्स होंगे। इट कैन कॉज नोज़िया, जो आपके साथ डिमिनिश होता है ख़ुद ब खुद विद टाइम, और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी कॉज करता है। और हाईएस्ट रेट ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन इज़ कॉज्ड बाय वेनलाफेक्सिन। तो ये भी आपने याद रखना होगा कि हाईएस्ट रेट ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन SNRI जो है वो है वेनलाफेक्सिन। फिर बुप्रीपायोन जो है ब्लॉक करता है रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन को, और ये इंक्रीज़ करता है प्री साइनेप्टिक रिलीज़ ऑफ कैटेकोलअमीन्स को। इसका नो अफेक्ट ऑन सेरोटोनिन है। ये आपके साथ यूज्ड होता है इन डिप्रेशन और स्मोकिंग सेसेशन में आप यूज़ करते हो। ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा भी है। मे इम्प्रूव सेक्सुअल डिसफंक्शंस ऑफ SSRI। सेक्सुअल डिसफंक्शन जो SSRI कॉज करवाता है, उसको ट्रीटमेंट के लिए हम बुप्रीपायोन दे सकते हैं। स्मोकिंग सेसेशन और डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में भी हम इसको दे सकते हैं। टॉक्सिसिटी रिलेटेड टू स्टिमुलेंट अफेक्ट्स एंजाइटी, इंसोम्निया, सीजर्स, ठीक है। इसके स्टिमुलेंट अफेक्ट जो है उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है, विच कैन लीड टू एंजाइटी, इंसोम्निया और सीजर्स। फिर आपके साथ मिर्टाज़ेपिन आता है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ये प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 को ब्लॉक करता है, तो मोर नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन रिलीज़ आपको मिलेगा। ये पोस्ट साइनेप्टिक सेरोटोनिन 5-HT2 और 5-HT3 को ब्लॉक करता है, और मोर 5-HT1 एक्टिविटी आपको मिर्टाज़ेपिन के साथ मिलेगी। इसका एक अफेक्ट है एंटी हिस्टामिन अफेक्ट, जो साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करवाता है। कौन से साइड इफ़ेक्ट्स? सेडेशन कॉज करवाएगा, ड्राई माउथ, इंक्रीज एपिटाइट और वेट गेन। तो मिर्टाज़ेपिन जो है आपके साथ ब्लॉक प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 को, मोर नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन रिलीज़ आपको मिलेगा। ब्लॉक करता है पोस्ट साइनेप्टिक सेरोटोनिन 5-HT2 और 5-HT3 को, मोर 5-HT1 एक्टिविटी मिलेगी। ऑल्सो एंटी हिस्टामिन अफेक्ट्स हैं इसके, जो साइड इफ़ेक्ट में सेडेशन, ड्राई माउथ, इंक्रीज एपिटाइट और ये चीज़ें कॉज करवाएगा। अल्फा 2 रिसेप्टर्स, ये हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स इन द CNS का काम क्या होता है कि ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे आपको मिलेंगे और ये फीडबैक देते हैं टू नर्व व्हेन नॉरएपिनेफ्रिन जब आपके साथ रिलीज़ होता है फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन इनटू द साइनेप्टिक स्पेस। जब यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन आ जाता है तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये फीडबैक देते हैं नर्व्स को कि आपके साथ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो गया। और ये आपके साथ एक और काम करता है कि ये इसकी एक्टिवेशन लीड्स, अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक कर देता है, तो उसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का जो रिलीज़ है
वो कम हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अल्फ़ा 2। फिर सेरोटोनिन मॉड्यूलेटर्स आपके साथ आते हैं, उसमें दे इनहिबिट रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन, एंटेगोनिस्ट और एगोनिस्ट ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं। इनके मिनिमल इफ़ेक्ट्स ऑन नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन आपको मिलेंगे। इसमें ट्राजोडोन, विलाजोडोन और वोर्टिऑक्सिटीन आपके साथ आएगा, ठीक है। तो सेरोटोनिन मॉड्यूलेटर्स में ट्राजोडोन, विलाजोडोन, वोर्टिऑक्सिटीन आपको मिलेगा। सेरोटोनिन अपटेक को इनहिबिट करता है, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट है सेरोटोनिन रिसेप्टर का, और मिनिमल इफेक्ट इसका है नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन पे। फिर ट्राजोडोन जो है ये एक वीक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। ये अफेक्ट करता है 5-HT2A 5-HT2C रिसेप्टर को। 5-HT2 में आपके साथ A और C रिसेप्टर्स होते हैं, उनको अफेक्ट करता है ट्राजोडोन। लो डोजेज़ में सेरोटोनिन एंटेगोनिस्ट की तरह काम करेगा और हाई डोजेज़ में सेरोटोनिन एगोनिस्ट की तरह काम करेगा। इट इज़ नो लॉन्गर यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट और क्लिनिकल यूज़ में इंसोम्निया के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर है विलाजोडोन। विलाजोडोन जो है ये ब्लॉक करता है रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन को। इट इज़ अ पार्शियल एगोनिस्ट एट पोस्ट साइनेप्टिक 5-HT1A रिसेप्टर। 5-HT1A रिसेप्टर का पार्शियल एगोनिस्ट एट पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल जो है दैट इज़ विलाजोडोन। ये रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन को ब्लॉक करेगा, ये सारे रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन को ब्लॉक करते हैं। Apart from that, it will cause diarrhea in 28% of the cases, sexual dysfunction cause करवाते हैं, और केस रिपोर्ट ऑफ सेरोटोनिन सिंड्रोम भी इसके साथ रिलेटेड है। फिर इसके बाद आता है वोर्टिऑक्सिटीन। ये ब्लॉक करता है रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन को। वेरियस प्रॉपर्टीज़ है इसकी ऑन सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। इट इज़ एंटेगोनिस्ट 5-HT3 का एंटेगोनिस्ट है। वीक एंटेगोनिस्ट 5-HT7 5-HT1D का। पार्शल एगोनिस्ट में 5-HT1B का ये पार्शल एगोनिस्ट है, और फुल एगोनिस्ट है 5-HT1A का। मेन साइड इफ़ेक्ट इसका क्या होगा कि इट विल कॉज नोज़िया। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट लिथियम। तो लिथियम, अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एट द एंड, एट द लास्ट 5-10 सेकेंड्स में आपको मेरे इस वीडियो के ऊपर मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन का जो बैनर है वो आ जाएगा। आपसे सिर्फ़ और सिर्फ 1 या 2 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स ये लेगा। तो आई विल रियली अप्रिशिएट योर support. I'm making all these videos to facilitate you guys, so please do subscribe to this channel. I will be really grateful. तो lithium is a chemical element, ठीक है। फर्स्ट मेडिकल थेरेपी ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में इसको यूज़ किया गया था। ये मैनी टॉक्सिसिटीज़ कॉज करवाता है क्योंकि इसका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, और सम लेवल सीरम लेवल मॉनिटर आपने करना है टू टाइट्रेट एनी डोज। अगर लो लेवल है तो दिस इज़ सब थेरेप्यूटिक, अगर हाई लेवल है लिथियम का तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। लिथियम का मैकेनिज़्म अंडरस्टूड है, इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड मैकेनिज़्म है। हाउएवर इट इनहिबिट्स इनएसीटोल मोनोफॉस्फेट, जो IMPAS जिसे हम कहते हैं, ये इन एसीटोल मोनोफॉस्फेटेज को इनहिबिट करता है, और ये यूज़ होता है टू रीजेनरेट इन एसीटोल को, ये रीजेनरेट करवाता है। अगर इन एसीटोल डिप्लीट हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि देयर विल बी डिक्रीज सेकंड मैसेंजर लेवल्स इन द बॉडी। तो जब सेकंड मैसेंजर लेवल्स कम होंगे, जिसमें फॉस्फेटिडाइल इन एसीटोल 4,5 बिसफॉस्फेट PIP2 आता है, इन एसीटोल ट्राईफॉस्फेट IP3 आता है, और डाई एसाइल ग्लाइसिरोल DAG, ये 3 चीज़ें आपके साथ सेकंड मैसेंजर्स हैं। तो अगर एक पेशेंट लिथियम ले रहा है तो ये इन एसीटोल को ख़त्म करवाएगा, उसकी वजह से ये सेकंड मैसेंजर लेवल्स जो हैं, ये सेकंड मैसेंजर के आपके साथ कंपोनेंट्स है, तो ये आपको कम नज़र आएंगी इन द बॉडी, इन द ब्लड, व्हाटएवर।
लिथियम एलिमिनेशन प्राइमरी रीनल एक्सक्रीशन के थ्रू ये एलिमिनेट होता है बॉडी से और मोस्टली रीएब्जॉर्ब होता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल में। प्रॉक्सिमल टिब्यूल लाइक सोडियम, ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल में रीएब्जॉर्ब होता है लिथियम और कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उस पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जिसमें आपको सिग्निफिकेंट रीनल इम्पेयरमेंट मिलती है। लिथियम टॉक्सिसिटी आपके साथ रीनल इंसफिशेंसी कॉज करवाता है, वॉल्यूम डिप्लीशन कॉज करता है और एल्डरली पेशेंट्स में लो जीएफआर आपको मिलेगा, लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो लिथियम टॉक्सिसिटी के बारे में याद रखना है कि रीनल इंसफिशेंसी कॉज करवाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी की डिप्लीशन करवाएगा और एल्डरली पेशेंट में लो जीएफआर कॉज करवाएगा। लिथियम ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है कि इंक्रीज लिथियम लेवल जो है थायजाइड डायूरेटिक्स अगर एक पेशेंट ले रहा है, एनएसएड्स ले रहा है, एसीई इनहिबिटर्स ले रहा है, तो इसकी वजह से आपको इंक्रीज लिथियम लेवल्स मिलेंगे। और डिक्रीज लिथियम लेवल्स कब मिलेंगे? जब एक पेशेंट पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स ले रहा है तो उसकी वजह से लिथियम लेवल डिक्रीज़ हो सकता है। इंक्रीज़ होता है थायजाइड डायूरेटिक्स से, एनएसएड से, एसीई इनहिबिटर में। तो एसीई इनहिबिटर की वजह से थायजाइड डायूरेटिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, इट इंक्रीजेज द लिथियम लेवल। पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक डिक्रीजेज द लिथियम लेवल। तो ये दोनों डायूरेटिक्स आपने याद रखने हैं कि एक लिथियम को ज़्यादा करता है, दूसरा लिथियम को कम करता है। पोटाशियम स्पेयरिंग कम करेगा, थायजाइड इंक्रीज़ करेगा। वेरिइंग अफेक्ट जो है, अगर सम टाइम अगर एक पेशेंट लूप डायूरेटिक्स ले रहा है तो वो आपके साथ इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है। तो लूप डायूरेटिक का एक वेरिइंग अफेक्ट है। फिर एडवर्स इफ़ेक्ट्स में आपको ट्रिमर्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में हाइपोथायरॉयडिज्म मिल सकता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस मिल सकता है और कार्डियक सिम्टम्स मिल सकते हैं। फीटस या बच्चों में फीटल अफेक्ट में आपको एब्स्टीन एनॉमली अगर नज़र आई तो दिस इज़ ड्यू टू लिथियम। ये भी एमसीक्यूज़ में टेस्ट होता है, एब्स्टीन एनॉमली के कौन कॉज करवाता है। ट्रिमर जो है मोस्ट कॉमनली लिथियम की वजह से होता है। ऑकर्स व्हेन ड्रग स्टार्टेड और डोज इन इंक्रीज़, अगर ड्रग आप स्टार्ट करते हो या डोज को इंक्रीज़ करते हो तो ये ट्रिमर कॉज करवाता है। ये आपके साथ सिमेट्रिक ट्रिमर्स कॉज करवाएगा, दोनों हैंड्स में, यूजुअली लिमिटेड होता है, सिर्फ हैंड्स और आर्म्स में आपको ट्रिमर्स मिलेंगे जो रिजॉल्व होता है विद टाइम। और मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी जो है उसमें आपको ट्रिमर्स मिलेंगे। फिर थायराइड अफेक्ट में लिथियम जो है आपके साथ एक गोइट्रोजन है, ये आपके साथ गोइटर कॉज करवाएगा। अगर ये क्या करता है कि इट इनहिबिट करता है हार्मोन रिलीज़ को, तो ये हार्मोन रिलीज़ को, जो थायराइड हार्मोन है उनके रिलीज़ को इनहिबिट करवाता है। तो उसकी वजह से पेशेंट्स में कॉमनली ये आपके साथ गोइटर कॉज करवाता है, विच इज़ एक्चुअली इन लार्ज थायराइड ग्लैंड। 40 to 50% ऑफ द पेशेंट ऑन लिथियम में गोइटर डेवलप होता है और ये लिथियम आपके साथ हाइपोथायरॉयडिज्म भी कॉज करवा सकता है। दिस इज़ ऑल्सो टेस्टेड इन योर MCQs के हाइपोथायरॉयडिज्म, ये लिथियम हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज करवाता है या हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर डायबिटीज़ इंसिपिडिस जो है ये आपके साथ एक क्रॉनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्रोपैथी है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस। ठीक है, इसमें लॉस ऑफ ट्यूब्यूल यूरिन कंसंट्रेटिंग एबिलिटी। तो एक डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, एक डायबिटीज़ इंसिपिडिस होता है। डायबिटीज़ इंसिपिडिस में आपके साथ सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक होता है। सेंट्रल का मतलब है कि ऊपर ब्रेन से ADH रिलीज़ नहीं होता, और नेफ्रोजेनिक का मतलब ये है कि नीचे जो किडनी में रिसेप्टर्स हैं उनमें मसला होता है। तो अभी अगर एक पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडिस है तो आपने ये भी रूल आउट करना है कि वो कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ टेकिंग लिथियम और नॉट। तो ये चीज़ आपने लाजमी रूल आउट करनी है, बिकॉज लिथियम कॉजेज़ डायबिटीज़ इंसिपिडिस। तो ये डायबिटीज़ इंसिपिडिस क्या है? दिस इज़ क्रॉनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्रोपैथी। इसमें आपको लॉस ऑफ ट्यूब्यूल यूरिन कंसंट्रेटिंग, ट्यूब्यूल जो है वो यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये ट्यूब्यूल्स आपके साथ
रिस्पॉन्ड नहीं करते एडीएच को, और उसकी वजह से यू विल सी डाइल्यूट यूरिन, जिसकी लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी होगी। पेशेंट को पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया होगा, एंड देर विल बी सीरम सोडियम नॉर्मल होगा, या इसमें आपको इंक्रीज़ मिलेगा। अच्छा, ट्रीटमेंट में हम वेज़ोप्रेसिन अगर देंगे और इससे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, अगर आपने एक पेशेंट को वेज़ोप्रेसिन जो एडीएच है वो आपने पेशेंट को दिया और इससे रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडिस। अगर आपने वेज़ोप्रेसिन दिया और आपको रिस्पॉन्स मिला तो इट इज़ सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडिस। तो इस केस में आप क्या करते हो ट्रीटमेंट में कि जो अगर पेशेंट लिथियम ले रहा है उसको आपने डिसकंटिन्यू करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने एमिलोराइड देना है, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके ओके। अच्छा, तो डायबिटीज़ इंसिपिडिस में क्या होगा कि अगर वेसोप्रेसिन के साथ नो रिस्पांस मिला, दिस इज़ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडिस, तो आपने लिथियम को डिसकंटिन्यू करना है और आपने ट्रीटमेंट में एमेलोराइड देना है, विच इज़ अ पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ये आपके साथ इनहिबिट करता है सोडियम चैनल्स को ऑफ द प्रिंसिपल सेल्स, और ये ब्लॉक कर देता है लिथियम एंट्री इनटू द रीनल सेल्स। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एमेलोराइड। के एमेलोराइड क्या करता है ये हमने ऊपर पढ़ लिया कि एमेलोराइड आपके साथ पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, ये इनहिबिट करेगा सोडियम इनैक चैनल को, और ये आपके साथ लिथियम एंट्री इनटू द रीनल सेल्स को ये ब्लॉक कर देता है। कार्डियक इफेक्ट्स में आपको सप्रेशन ऑफ साइनस नोड मिलेगा, जो आपके साथ कॉज करता है साइनस नोड डिसफंक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके साथ ब्रेडिकार्डिया, पॉजेज और सिनकपी कॉज करवा सकता है। और लास्टली हम पढ़ेंगे अबाउट मैटरनल लिथियम। अगर एक मदर लिथियम ले रही है तो इट इज़ टेरेटोजेनिक, ठीक है, ये टेरेटोजेनिक है, ये बेबी की डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, कम्प्लीटली इक्विलिब्रेट्स अक्रॉस द प्लेसेंटा, ये आपके साथ इक्विलिब्रेट होता है अक्रॉस द प्लेसेंटा। इसका टेरेटोजेनिक अफेक्ट है, प्राइमरीली इन्वॉल्व हार्ट, ये आपके साथ हार्ट को इन्वॉल्व करता है, एंड मोस्ट कॉमनली ये आपके साथ फीटस में एब्स्टीन एनॉमली कॉज करवा सकता है। सो फॉर टुडे दिस वाज इनफ। होप आपने कुछ इससे याद किया होगा। अगर आपने कोई सजेशंस देनी है हाउ आई कैन इम्प्रूव, you can please suggest anything in the comment section. Thanks for watching. Do subscribe to my channel and hope to see you in the next video, inshallah.